Bonjour à tous et merci beaucoup Monsoir d'amour en 8. मेरा काम है पुश करना, क्योंकि ऑफ कोर्स एक फिटनेस कोच का, टीचर का, ट्रेनर का, या लाइक माय पोजीशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनर, उसका काम है लोगों को मेजरली पुश करना, राइट? अगर क्लाइंट खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होता तो हमें हायर ही क्यों करता, राइट? सो पुश करता हूँ, सो मैं इस लेवल तक वर्क करता हूँ, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, मेरी जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो। उत्तर आगे बढ़ते चलो। ऋतिक रोशन आज तक प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि उनको बचपन में ये प्रॉब्लम थी हकलाने की या प्रॉब्लम स्टैमरिंग की। तो आज की जो हमारी गेस्ट थी अरुंधति, शी हैज अ अमेजिंग कमांड ओवर इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी एंड फ्रेंच। आज हमने इनसे बहुत सारे लर्निंग टूल सीखे, कैसे हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करा जाए, कैसे हम लोग एक और लैंग्वेज को, चाहे वो फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, उसको इनकॉर्पोरेट करके हमारे करियर में हमें हेल्प करती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हमने बहुत सारे इनसे टिप्स ली। आप इस पॉडकास्ट को ऑफ कोर्स देखेंगे ही, और एंड तक देखना। जब भी आप इसको देखें तो फोकस करिएगा कि कैसे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक लैंग्वेज आपके करियर में बहुत हेल्प कर सकती है। और आप किसी भी एज में क्यों ना हो, किसी भी एज ग्रुप में आप लोग क्यों ना हो, आपको हर एज ग्रुप में एक लैंग्वेज किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और आप कैसे सीख सकते हैं, आप जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बियॉन्ड लिमिट्स पॉडकास्ट सीजन 1। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, इंग्लिश, फ्रेंच एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट टीचर हैं अरुंधति। अरुंधति, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। हाउ आर यू? I am good. Thank you, sir. How are you? Amazing, and so excited for the podcast. Are you? Yes, of course. Thank you for having me. So अरुंधति, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इंडिया में एक बहुत बड़ा टैबू है, राइट? अगर किसी को थोड़ी सी गलत आती है तो वो कहीं ना कहीं उसको जज करता है, राइट? अगर किसी को कोई सीख रहा हो तो बहुत से लोग उससे कॉन्फिडेंस भी डाउन कर देते हैं। सो मैं आपसे कोई ऐसा यूनिक आइडिया चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए कि ऐसे आप क्या बेस्ट टिप देंगे जो लोग इंग्लिश अच्छे से बोल सके, अच्छे से सीख सके, राइट? सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं? सबसे पहले इंग्लिश इसलिए नहीं आती है क्योंकि हम बोल नहीं पाते हैं, राइट? बोलने की झिझक होती है। अब चूंकि इंग्लिश आती नहीं है तो बोलने में झिझकते हैं, शर्म आती है, और अगर शर्म आती है तो और नहीं बोल पाते, तो इट्स अ विशियस सर्कल। एब्सोल्युटली। तो अगर बोलना चालू कर दें तो सबसे ज्यादा आप कहीं पे भी बात कर सकते हैं, राइट, किसी के भी सामने, किसी के साथ, तो खुद से बातें करना चालू कर दें। राइट। बट बातें करने के लिए जैसे आपने मेंशन किया अभी कि आना चाहिए, तो उसकी पहली स्टेप क्या है इंग्लिश सीखने की? बेसिक्स क्लियर होने चाहिए मेरे हिसाब से। ग्रामेटिकल एरर्स बहुत होते हैं या फिर ग्रामर ही नहीं आती है, तो अगर ग्रामर सीखें तो ग्रामर सीखते सीखते प्रैक्टिस करें। होता क्या है कि हम ग्रामर लिखते जाते हैं नोटबुक में, सब रटते जाते हैं, आधा कुछ नहीं है। तो ग्रामर सीखते सीखते जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, तो इन टर्न वो रिजल्ट में चेंज होते जाता है। ओके, सो पहली स्टेप क्या है सीखने की? ग्रामर कैसे सीखी जाए? आप किसी से सीख सकते हैं, टीचर जैसे मेरे जैसे मैं किसी को ग्रामर सिखाती हूँ बच्चों को, या तो आप खुद सीखें। आजकल वैसे भी इतने सारे टूल्स हैं सीखने के लिए। यू हैव यूट्यूब, यू हैव चैट जीपीटी, यू हैव सो मेनी एआई टूल्स, तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। यू हैव गुड बुक्स टू। आई एग्री। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें चैट जीपीटी के बारे में, एआई टूल्स के बारे में, या फिर यूट्यूब के बारे में भी ना पता हो। वैसे बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे शायद जिन्हें नहीं पता होगा। बट अगर मैं बहुत बेसिक व्यक्ति की बात करूं जो इन सब चीज़ों से ज़्यादा एक्सपोज ना हो, या कोई बच्चा ही हो मान लो फॉर इंस्टेंस, तो अगर आज कोई पेरेंट्स देख रहे हो, वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरे बच्चे फ़ोन से, टीवी से एक्सपोज हो, तो उनके लिए क्या एक बेसिक टूल रहेगा कि हाँ यार इस तरीके से सीख सकते हैं, या वो न्यूज़पेपर एक माध्यम हो या वो बुक का माध्यम हो, तो आप क्या रिकमेंड करते हो आपकी साइड से उसमें? मेरी साइड से अगर आपको टेक्नोलॉजी में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना Absolutely. है, सो ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया है, और न्यूज़पेपर पढ़ना भी चाहिए। सो बेसिकली होता ही है कि हम कोई बुक पढ़ लें तो वो एक ही टॉपिक पे होगी, राइट। ग्रामर होगा तो वो सिर्फ ग्रामर होगी, पर अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो रोज की खबर होती है, यू लर्न सो मेनी न्यू वर्ड्स। हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए जो मैं बच्चों को बताती हूँ, यू शुड ऑलवेज हैव अ पेन और अ पेंसिल इन हैंड। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो इतनी नहीं इतनी न्यूज़ हमको सिलेक्ट करनी है। राइट। कौन सी? पहले सबसे अपने इंटरेस्ट की। आपको बॉलीवुड इंटरेस्टेड है, बॉलीवुड में इंटरेस्ट हो तो बॉलीवुड चूज कर लो। स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, स्टॉक मार्केट है, देयर आर प्लेंटी ऑफ टॉपिक्स इन
सो अपनी चॉइस की चीज हमको पढ़ना चाहिए, चाहे किसी को बॉलीवुड हो या फिर कोई न्यूज हो या फिर किसी सिटी के बारे में, किसी नदी के बारे में, कुछ भी, मतलब आपके चॉइस की चीजें होना चाहिए। राइट राइट, दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड जैसे मैं फिटनेस कोच हूँ, राइट, सो मैंने खुद ने भी चीज़ रियलाइज़ करी है कि मतलब मेरा अब्रॉड में क्लाइंट्स भी है और मैं जैसे इंदौर सिटी में हूँ, इंडिया में भी क्लाइंट्स है। सो मैंने रियलाइज़ करा है कि हाउ इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो आज की तारीख में, तो सीखने के लिए, समझने के लिए आपको इंग्लिश एक बहुत अच्छा मीडियम है, राइट। प्लस आपको दूसरी सिटी में कम्युनिकेट करना है, दूसरी कंट्री में कम्युनिकेट करना है, तो इंग्लिश इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ कोर्स वे टू कॉन्वर्स, राइट। सो फिटनेस कोचेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये आपसे, आपके माध्यम से बुलवाना चाहता हूँ, राइट, बिकॉज सिंस यू आर अ इंग्लिश टीचर, सो आई वांट यू टू स्पीक कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश, ये मैंने भी इंपॉर्टेंस बता दिया एज ए फिटनेस कोच, राइट। अगर मैं एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करूं, किसी भी नॉर्मल व्यक्ति की जिसने अपना करियर शुरू भी नहीं किया है, अगर मैं किसी की बात करूं कि कोई फोटोग्राफर हो, मान लो कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई हाउसवाइफ हो, इन सभी के लिए इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैं जानना चाहता हूँ। और ताकि आप उनको इंस्पायर करो कि लैंग्वेज को लर्न करें। जैसे मैंने तो मेरा बता दिया कि हाँ, मुझे ये बेनिफिट होते हैं सबसे कम्युनिकेट करने में, समझने में, पढ़ने में, ये सभी को पता होगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें कुछ बताओ, राइट। तो इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है ये उनसे पूछ सकते हैं जो बार बार इंटरव्यू में अटकते हैं, राइट। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जहाँ इंटरव्यूज दे जा रहे सिर्फ इसलिए अटकते हैं क्योंकि इंग्लिश नहीं आती है। सो इंग्लिश इतनी लेवल पे भी जरूरी है कि बिल्कुल बेस लेवल जहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है। अगर क्लास में सब लोग इंग्लिश बोल पा रहे हैं और वो बच्चा नहीं बोल पा रहा है, वो कहीं पार्टिसिपेट नहीं करेगा। स्टूडेंट्स जो आगे फ्रेशर्स हैं जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो इंग्लिश नहीं बोल पाते तो झिझकते हैं, राइट। और ज्यादा करके वो ऐसी अच्छी जगह जाते ही नहीं इंटरव्यू देने के लिए जहाँ पे उनको पता है इंग्लिश आएगी, तो अपने आप वो फिल्टर लगा रहे हैं। क्यों? जरूरत ही नहीं है। इससे अच्छा रोड ब्लॉक हो रहा है बहुत बड़ा। और ये जो रोड ब्लॉक है, जो स्पीड ब्रेकर है, ये बार बार आता है। सो इतनी छोटी सी जगह पे भी आता है कि अगर आपके रिलेटिव्स मुंबई या दिल्ली के हैं, और अगर आप उनके साथ डिनर या लंच कर रहे हो, वहां पे झिझक आती है, वहां पे आप खुल के यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। सो बहुत ज्यादा जगह पे आपको ये इंग्लिश काम आती है। और इंडिया इज ग्लोबल नाउ। इंडिया सिर्फ एक अपने आप में एक कंट्री नहीं है, एवरीथिंग इज ग्लोबल नाउ, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। अरुंधति, लाइक आपने लोगों को इतनी अभी टिप्स दी, राइट, इंग्लिश सीखने के लिए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली और आपने कैसे सीखी? आपकी जर्नी से लोगों को थोड़ी ज्यादा इंस्पिरेशन और रिलेटेबिलिटी मिली, राइट। तो मैं जब कॉलेज में गई थी, वहां पे इंडिया में अलग अलग जगह से लोग आए थे, और इतना माहौल इतना मॉडर्न और वाइब्रेंट था कि वहां पे अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको बहुत ही एक्टिव और बहुत ही पर्सनालिटी आपकी बहुत ही अलग होनी चाहिए। राइट। मतलब आप भेड़ चाल नहीं कर सकते वहां पे। ऐसा माहौल था, तो वहां पे मैंने इंग्लिश सीखी। और आप मानोगे नहीं, मैंने टीवी सीरीज से इंग्लिश पर कितनी पुरानी बात होगी ये? अराउंड 2014। 24, 10 साल हो गए। तो आपको क्या लगता है, आपको पॉलिश होने में और फ्लुएंट होने में कितना टाइम लगा आपको? सर, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लैंग्वेज कभी भी आप कोई सीखते हो, एक बार में कोई सीख ही नहीं सकता। राइट। जैसे जमाना बदलता है वैसे लैंग्वेज भी इवॉल्व होती है, बदलती जाती है, अपग्रेड होती होगी। यस, तो ये तो हमेशा। बट आपने ये चीज तो रियलाइज करी होगी कि आपको कॉन्फिडेंस कब बढ़ा, राइट। जब हमें कम आती है तो हमें थोड़ा कम कॉन्फिडेंस रहता है, हम कम बोलते हैं, गिने चुने शब्द बोलते हैं, कई बार बोलने में सोचते हैं, बट एक ऐसा टाइम आया होगा कि नाउ यू कैन स्पीक फ्लॉलेस, आप इतनी थॉरली चीजें बोल सकते हो। तो वो आपने कब रियलाइज करा कि हाँ, इतने टाइम में यार अब तो मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट होती जा रही हूँ? टाइम एक्चुअली बार बार होता है ये। मतलब कई बार ऐसा होता है कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हम किसी से कम महसूस करते हैं अपने आप को। कभी कभार अच्छा भी महसूस होता है, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट कॉलेज में आई गेस जब मैं पीजी कर रही थी, जब मैं एमबीए कर रही थी, तब काफी कॉन्फिडेंट थी मैं। कितना टाइम हो गया होगा? आई मीन वही मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति सीखना चाहेगा, उसके दिमाग में सबसे पहले ये चीज आएगी कि यार मैं कितने टाइम में परफेक्ट हो पाऊंगा, राइट। जो परफेक्ट, तो नोबडी इज परफेक्ट, राइट। अगर आज मुझे लगता है कि हम जैसे हिंदी बोलते हैं तो हिंदी भी गलत बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से अंग्रेज अगर अंग्रेजी बोलते हैं तो भी शायद गलत बोलते होंगे, हर कोई परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोल सकता है। सो वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई यहाँ पे देख रहा है इस पॉडकास्ट को, सो आपके थ्रू ये एक मैसेज जाना चाहिए कि हाँ यार, इतने टाइम में यू विल बी कंफर्टेबल स्पीकिंग। इनिशियली ऑफ कोर्स द बिगिनिंग इज ऑलवेज टफ, राइट।
6 months, 7 months, 1 year, एंड प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, बट अगर हम लोग बात करें कि ऑथेंटिक प्रैक्टिस हो रही है रिलीजियसली, तो हाँ यार इतने टाइम में यू विल बी कंफर्टेबल स्पीकिंग। हर इंसान पे डिपेंड करता है कितना टाइम एब्सोल्युटली लगेगा, एब्सोल्युटली। पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि एक पूरा कंफर्टेबली मतलब पूरा टाइम अगर प्रॉपरली देना है इस पे, तो 1 साल तो देना पड़ेगा रिलीजियसली। 1 साल तो सीखना पड़ेगा, मतलब लगे रहना बोलना, पड़ेगा। सुनना, देखना सब। फिर वो राइट इंग्लिश को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा, या कोई भी लैंग्वेज। राइट अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो अपनी लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा, रूटीन Right. का पार्ट बनाना गॉट पड़ेगा। इट। सो बेसिकली जैसे आप लोग अपने वर्क पे जाते हो, राइट, हाँ। यू ब्रश योर टीथ एवरी डे, राइट राइट, यू ब्रीद एवरी टाइम, सो वैसे ही आपको सीखने के लिए थ्रू आउट पढ़ना, सुनना और लिखना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। राइट। ओके, सो मैं एक चीज समझना चाहता हूँ आपसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, राइट? ये प्लीज एक्सप्लेन। डेफिनेशन, चलो डेफिनेशन को अगर हटा दूं मैं एक पल के एब्सोल्युटली लिए, एब्सोल्युटली। किसी भी माहौल या किसी भी सिचुएशन के हिसाब से अगर आप उस सिचुएशन में ढल के एक अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति जैसे आप बिहेव कर रहे हो, तो वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। राइट यानी अगर आप किसी प्रिंसिपल के साथ बैठे हैं, आप उनके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप अजीब तरीके से नहीं बिहेव कर रहे हैं, आप गंदी तरीके से नहीं बैठे हैं, अच्छे तरीके से बैठे हैं, बोल कैसे रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं, राइट आपके हाथ पैर कैसे हिला रहे हैं, ओके बस यही तो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सुपर्ब। ओके, सो आज अगर कोई व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, ए और बी, राइट, सो मैं ये जानना चाहूंगा कि ए में क्या गलती है और बी में क्या अच्छाई है, अच्छा, राइट, कि ये इसमें पर्सनालिटी की मिस्टेक है, हाँ। और बी वाले में ये चीज अच्छी, ये अच्छी पर्सनालिटी होती है, राइट। सो क्योंकि आपने इसकी डेफिनेशन दी, वो चीज एट सम एक्सटेंट क्लियर तो हुई है, पर मेरे ख्याल से आज अगर कोई भी ये देखेगा इस पॉडकास्ट को या सुनेगा, तो उसे ये चीज क्लियर कैसे होगी कि हाँ यार ये चीजें नहीं होना चाहिए या ये चीजें होना चाहिए। थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन करो, ओके, राइट, तो ताकि लोगों को इंकरेजमेंट मिले कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग कितनी जरूरी है, एनहांसमेंट कितनी जरूरी है। दैट्स व्हाट आई वांट यू टू एक्सप्लेन अ बिट। राइट। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। एब्सोल्युटली। अगर कोई स्टेज पे आके कुछ बोलता है, ओके वो खड़ा कैसे है, अगर वो कंटिन्यूअसली अपने पैर हिलाते हुए खड़ा है, ओके, या वो ऐसे नॉर्मली ऐसे बात कर रहा है, नॉट इन अ गुड पोस्चर, दिस इज नॉट अ गुड पोस्चर। एब्सोल्युटली। हम कैसे स्ट्रेट खड़े हैं, मैं स्ट्रेट हमारे हो जाता लेग्स हूँ। कैसे हैं, हाँ। हम कैसे कंफर्टेबल होना भी बहुत जरूरी है, पर कंफर्टेबिलिटी के साथ सामने वाले को हम कैसे दिखा रहे हैं कि हम कैसे खड़े हैं, एक फॉर्मल, एक प्रोफेशनल तरीका, हम बोल कैसे रहे हैं, हमारी लैंग्वेज कैसी है, बोल कैसे रहे, वहां तक आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर मैं कैसे बोल रही हूँ, सामने वाला अगर बोर हो रहा है और उबासी ले रहा है और उसका ध्यान कहीं और जा रहा है, वो अपने आपस में बात करने लग रहा है, मतलब आपकी पर्सनालिटी वैसी नहीं है कि आप उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हो अपनी तरफ। राइट। तो पर्सनालिटी कैसे बेस्ट रहेगी जब आप अपनी तरफ वो मैग्नेटिक होना चाहिए थोड़ा आपको। एग्जैक्टली, वो ऑरा, वो पर्सनालिटी वैसी हो कि लोग आपको सुनना चाहें। राइट। वो सब किससे आएगा, पोस्चर कैसा है, आप कैसे खड़े हो, कैसे बात कर रहे हो। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं पंजाबी में बात करनी चालू कर दूं, तो आपको कई चीजें या तो समझ में ना आए या फिर आप कंफर्टेबल नहीं महसूस करोगे कि मैं अब इसका जवाब क्या दूं। तो मैं आपके मीडियम पे आके आप कैसी हैं वैसी बात करूं, तो वही है। राइट। जैसे आपने हैक्स बताया कि इंग्लिश कैसे लर्न करना चाहिए, या आपने बताया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थोड़ी डेफिनेशन आपने डेप्थ में समझाई। राइट। अब इसे ग्रूम करने के स्टेप्स क्या है? ग्रूम करने की स्टेप्स, एक तो जो लोग चाहे अरुंधति से कांटेक्ट कर सकते हैं, पर जो अरुंधति से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो कैसे पर्सनालिटी को अपने डेवलप करें? आई वांट यू टू जस्ट एक्सप्लेन अ बिट। आपके कोई भी रोल मॉडल्स होते हैं, और वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमको पसंद आते हैं, क्योंकि वो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक तो हम उनसे सीख सकते हैं। दूसरा, देश भर में जो भी ऐसे पर्सनालिटी हैं जो माने जाते हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं, आप नाम ले सकते हैं। ओके, आई लव रतन टाटा। ओके, तो मुझे रतन टाटा बहुत पसंद है। एवरीवन लव्स हिम। यस। अभी के ना देखें, अभी वो बहुत बुढ़े हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, तो उनके पोस्चर में वैसा एक्टिवनेस नहीं है, पर उनका ऑरा अभी भी गजब वेरी पॉजिटिव। यस, वेरी पॉजिटिव। सो रतन टाटा मुझे पसंद है, या कोई एक्ट्रेस या एक्टर्स पसंद आते हैं, हम उनको देख के भी सीख सकते हैं। यूट्यूब पे उनके वीडियोस देखें, आप इनके इंटरव्यूज देखें, वो कैसे बिहेव करते हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। नंबर 1 वी कैन फॉलो जो भी सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर होते हैं जो हमें पसंद है, राइट।
बट कई बार तो लोग बहुत गलत भी इन्फ्लुएंस करते हैं, हाँ, राइट? वो हमें बिल्कुल थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ता है, राइट? बिल्कुल filter करना ठीक है, वो आपको फिल्टर करना पड़ेगा। एक एग्जांपल हमारा सेलिब्रिटीज का हो गया। हाँ। सेलिब्रिटीज कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी जो इनसे हम सीख सकते हैं। राइट। और दूसरा हैक आप क्या बताना चाहोगे इसके अलावा? दूसरा है कंटिन्यूसली एक कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए दिमाग में कि हम अभी जैसे हैं हमको इससे बेटर होना है ओके, और हमको ये पता होता है। ऐसा एब्सोल्युटली, मैं मान ही नहीं सकती कि किसी को ये लगे कि हम तो परफेक्ट हैं। बस अगर आपको लगे कि आप परफेक्ट हो तो फिर आप भगवान हैं, फिर आपको तो राइट, आप राइट, इंसान राइट। हैं ही नहीं। तो अगर आप इंसान हैं, आपको हमेशा एक स्कोप नज़र आता है कि हाँ, इससे और बेटर होना है। तो जब हमको ये रियलाइजेशन होती है, हम कहीं न कहीं हमको वो तरीके ढूँढने हैं। कैसे? हमको ये बेटरमेंट की तरफ जाना है। हमको ये देखना है कि हमारी क्या गलत आदतें हैं। हमें नहीं पता तो आस-पास वालों से पूछें। ओके, जैसे हम जिसके साथ रह रहे हैं, योर पार्टनर, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, एब्सोल्युटली, कि बैठ जाओ उनके साथ, बता यार क्या मैं कुछ ये गड़बड़ करती हूँ ना, मुझे ये पक्का पता है। तो वो आपको बताएँगे और आपको वो माहौल भी क्रिएट करना है कि लोग आपको फीडबैक दे सकें। राइट, जब आपको फीडबैक मिलता है, आप उस पे वर्क करें और फिर वर्क करना फिर आपकी ही राइट। ज़िम्मेदारी है। एंड मैं इसमें एक चीज यस। ऐड ऑन करना चाहूंगा। सबसे पहले चीज तो एक एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, राइट? वरना लोग बाग मानते ही नहीं कि हाँ ये मेरी गलती है, हाँ। ठीक है? बच्चे शायद थोड़ा जल्दी मान लेते हैं, बट एडल्ट्स में मैंने ये चीजें देखी है कि बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपके अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसको शायद यस। स्वीकारिता बोलते हैं, एक्सेप्टेंस को, राइट? सो जो चीज आप इजीली एक्सेप्ट कर सको कि हाँ ये मेरे अंदर गलती है। राइट। फिर अगर आपको आपके फैमिली, फ्रेंड्स, स्पाउस, XYZ कोई भी हो, अगर आपको बता रहे हैं कि हाँ आप में ये गलती है, तो उसे एक्सेप्ट करो, पेन इट डाउन, देन उसके बाद उसको धीरे-धीरे एलिमिनेट करना चालू करो। दैट यस। इज द वन ऑफ द बिगेस्ट टूल टू एनहांस योर पर्सनैलिटी। करेक्ट, करेक्ट। राइट। ओके, सो थोड़ा बहुत मैं जानना चाहूंगा कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? अब थोड़ा आपके बारे में भी जान लेते हैं। सो एमबीए का सेकंड ईयर था और आजकल कंपनीज आ जाती है प्लेसमेंट के लिए। ओके, तो प्लेसमेंट हुआ एंड पूरी बैच में से 200-250 की बैच होगी और उसमें से सिर्फ 3 लोगों का हाईएस्ट पैकेज पे प्लेसमेंट हुआ, उनमें से एक मैं थी। वाओ। तो ये बहुत ही प्राउड फीलिंग थी, थोड़ा सा आसमान में भी उड़ गए थे। जब जॉब ऑफर आया तो एमबीए के पहले ही हमें ज्वाइन करना था। तो फरवरी मंथ था 2020 ओके, और मैं चली गई थी, जॉब ज्वाइन करा। पहले ट्रेनिंग चल रही थी, पहले बहुत ही एक्साइटमेंट था। एक तो पता भी था कि हाईएस्ट पैकेज है, तो एक थोड़ा सा अपना कितना पैकेज था? ये मैं नहीं बताना चाहूंगी। ओके, सो तो दिल्ली में था, दिल्ली में मैं चली गई, मैंने ज्वाइन करा और उसके बाद जब मैंने ज्वाइन करा, मैं वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाई। मैं कर ही नहीं पाई। वहाँ प्रोडक्ट बेचने का वो जॉब था, आपको एक एजुकेशनल प्रोडक्ट बेचना था। तो पेरेंट्स को बेसिकली ऐसे कन्विंस करना था कि आपके बच्चे को देखो कुछ भी नहीं आ रहा है और आपको ये प्रोडक्ट फिर उनको पिच करना है और फिर वो बेचना है। मैं नहीं कर पाई एंड विद इन 2 वीक्स आई वाज बैक इन इंदौर। तो मैं छोड़ के वापस आ गई, आई क्विट। एंड तब जो कॉन्फिडेंस की 12 बजी, ओके, जो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आया, तब मुझे बहुत ही झिझक हो रही थी कि अब मैं कैसे फेस करूं कि कॉलेज में इतने सारे लोगों में से सिर्फ 2 या 3 लोगों को हाईएस्ट पैकेज लगा ओके, और मैं छोड़ के वापस आ गई। तो मैं बहुत ही कॉन्शियस हो गई थी, बाहर जाना थोड़ा-सा कम कर दिया था, लोगों ओके। के सामने आना बंद कर क्या दिया था। रीजन था आपका? बिकॉज़ मैं जॉब छोड़ के आ गई थी, तो वो इतना अच्छा पैकेज था। नहीं, एक जॉब छोड़ने का रीजन क्या था? ओके, मैं बेच नहीं पाई वो प्रोडक्ट। हाँ, वही मुझे कि वो क्यों नहीं बेच पाए प्रोडक्ट? एग्ज़ैक्टली, तो वो बेसिकली ऐसे थोड़ा-सा उल्लू बनाना था बच्चों पेरेंट्स को कि आपका बच्चा देखो, आपका बच्चे को ये तक नहीं आता, तो ओके, हमारा प्रोडक्ट लीजिए। मैं वो कर ही नहीं पाई, मतलब वो ओके। जो यू नो स्कैमिंग। एग्ज़ैक्टली नॉट स्कैमिंग बट वो जो उनकी जो स्क्रिप्ट रहती थी और जो ओके, वैसा था, मैं उसमें कर ही नहीं पाई। मैं बेसिकली मैं उल्लू बना ही नहीं पाई ओके, और नाइस। मुझे वो बहुत गंदा लगता था। आई यूज्ड टू हेट माय जॉब। दिन में सुबह जाती थी मेट्रो से, शाम को आती थी मेट्रो से। दिन में सिर्फ ये 2 ही टाइम थे जब मैं मुस्कुराती थी, बाकी टाइम मैं अंदर ही अंदर रोती थी एंड इट वाज़ अ पैथेटिक टाइम फॉर मी। बट तो फिर वापस आई, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था, बहुत डरी हुई थी और ऐसा लग रहा था अब आगे करूँगी क्या? ओके, एक जॉब ऑफर था, वो चला गया, अब मैं आगे करूँ क्या? इतने में कोविड आ गया। तो ओके, वो मेरे लिए बहुत बढ़िया था कि अब तो बाहर निकलना ही नहीं है। अच्छा, अब जो है अब घर पे जो करना है। ओके, सो उस टाइम पे आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय टीचर। तो मेरी टीचर है अनुषी, जो कि मेरी फ्रेंड ही है बहुत अच्छी। ओके, शी इज़ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स एंड अनुषी ने मुझे शी स्टार्टेड टीचिंग फ्रेंच
तो वो भी फ्रेंच पढ़ते पढ़ते पढ़ा रही थी, तो उसने इनिशिएटिव चालू करा कि अपन सारे फ्रेंड्स लोग ना रात को कोविड में वैसे भी सब दिन भर बोर होते हैं, अपन रात को चालू करते हैं, मैं फ्रेंच पढ़ाती हूँ और तुम सब आओ, just for free, you know. She was a teacher or she herself was learning? She is still learning and she was a teacher already. Okay. Yes. So वो पहले से ही पढ़ा रही थी, तो उसने ये चालू करा कि अपन सब फ्रेंच चालू करते हैं पढ़ना, क्योंकि कभी अगर अपन जाएं और फ्रेंच में बात करें तो किसी को समझ में नहीं आएगी, तो अपन को आनी चाहिए फ्रेंच, तो उसने ऐसे चालू करी और हम रोज रात को पढ़ते थे, तो जितने ग्रुप में चालू हुए धीरे धीरे छटते गए, बट इंटरेस्ट बहुत ही डेवलप हो गया। और उस टाइम पे फिर वो टाइम भी इतना था, दिन भर फिर मैं फ्रेंच को देती थी एंड धीरे धीरे आई कंप्लीटेड लेवल्स एंड इट्स सो हैपेंड कि जैसे ये चलता रहा तो ऑनलाइन टीचिंग का फिर जमाना आ गया। बाय चांस मुझे एक स्टूडेंट भी मिल गया अराउंड जून जुलाई एंड आई स्टार्टेड टीचिंग हर। उसके बाद जो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसके बाद मुझे जॉब भी मिल गया, मैं जॉब आई स्टार्टेड वर्किंग, बट पार्ट टाइम में मैं पढ़ाने भी लग गई, तो मैंने वो टीचिंग कभी नहीं छोड़ी उस टाइम से। It so happened कि now I love teaching. Since you are a personality development and English teacher, right? तो ये French आपके लिए एक add on था, okay? So आपने आपकी personality में ऐसे क्या changes feel करे, so that अगर कोई व्यक्ति future में ये लैंग्वेज एक और नई लैंग्वेज सीखता है, कोई सी भी हो, French हो, Spanish हो, कुछ भी, so क्या आपने difference feel करा, confidence या फिर कुछ तो of course changes आए होंगे आपको appreciation भी बहुत मिला होगा लोगों से, right? बहुत मिला। इनफैक्ट जब मैं काम करती थी, मतलब मेरा एक जॉब था कॉर्पोरेट में, उससे ज़्यादा मुझे इसमें मज़ा इसलिए भी आता है क्योंकि जब आप कुछ करते हो तो वो रिजल्ट जैसे पढ़ाते हैं तो बच्चों में रिजल्ट दिखता है, तो उसका अप्रिसिएशन डायरेक्ट आपको मिलता है। सो वो इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना जब बच्चे खुश होते हैं कि उनके मार्क्स बढ़ गए, या वो यहाँ पे कॉन्फिडेंटली बोल पाए, यहाँ पे कॉन्फिडेंटली वो जा पाए, और पेरेंट्स जब चेंजेस देखते हैं और पेरेंट्स जब आके आपको तारीफ करते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर से ज्वाइन करते हैं, तब बहुत बढ़िया लगता है। That's accurate. ये कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन वाला पार्ट भी हो गया। इसके पहले मैं चाहता हूँ कि आपकी पर्सनालिटी में आपने क्या चेंजेस फील करे, राइट? फिर आप उसको भी ब्रेक डाउन करना, वैसे थोड़ा कर दिया आपने, सो पहले आपके लिए बताइए। पर्सनालिटी में चेंजेस तो बहुत आए हैं। सो पहले मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। मुझे बार बार फीडबैक की ज़रूरत महसूस होती थी। मैं बार बार हर किसी से पूछती थी कि मैं ये सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ये सही है ना, ये ठीक है ना। बट जैसे टीचिंग चालू करी तो अपने आप जब आप बच्चे को देखते हो तो वो समझ में आता है कि ओके ये इस पे वर्क करा कि नहीं करा। तो कहीं ना कहीं एक तो वो इंटरेस्ट लाइन भी आ गई कि हाँ मजा आ रहा है उसमें, तो वो अपने आप उस पर वर्क करते हो। तो उसमें फिर आप वो पर्सनालिटी चेंजेस देखते गए कि अब मैं फीडबैक, मुझे ना इतनी व्हाट डू वी कॉल इट, एक्सेप्टेंस लेवल अब मुझे इतना नहीं है कि मुझे एक एक्सेप्टेंस चाहिए सामने वाले से, या मैं उनके हिसाब से ही चलूं। नाउ आई फॉलो माई ओन टेक्निक्स, माई ओन प्रिंसिपल्स। कहीं अगर कोई कुछ बोलता भी है तो मैं उनको एक मतलब ये मेरे में चेंज आया। कॉन्फिडेंस लेवल आपका थ्रेशोल्ड बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस का। मतलब मैं पहले ऐसे नहीं बोल पाती थी कि नहीं मुझे ऐसे ही वर्क करना है, क्योंकि तब तो मुझे उनके हिसाब से वर्क करना है। नाउ आई एम टीचिंग, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये मेरी ऑथोरिटी है कि मैं कैसे उस बच्चे को पढ़ाऊं और कैसे उस बच्चे को उस लेवल तक पहुंचाऊं। तो अब मैं कॉन्फिडेंटली अपने टेक्निक्स यूज करती हूँ एंड व्हेन आई सी द चेंजेस तो मैं कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि नहीं ऐसे ही करना चाहिए, तो ऐसे ही होगा। सो बेसिकली कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो डर खत्म हुआ है कि मुझे हर किसी का ना एक अश्योरेंस लेवल चाहिए या उनका एक हेड गोई चाहिए कि हाँ ये सही है तभी करूँ। अब मैं अपने हिसाब से भी आगे बढ़ लेती हूँ। गॉट इट, अमेजिंग। आपके लेवल पे आने के बाद में खुद को कैसे ग्रूम करा जाए, और क्योंकि ऑफ कोर्स वी कैन ऑलवेज बी बेटर, राइट? वी कैन बी बेस्ट देन अदर्स, बट खुद के लिए तो वी कैन नेवर बी बेस्ट, राइट? इफ वी सी आवरसेल्फ इन मिरर कि हाँ यार मैं तो बेस्ट हूँ, राइट? लोगों से हो सकता है, हमसे भी थोड़े लेवल डाउन हो सकते हैं, बट देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ लर्निंग, राइट? वो कैसा है? देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ लर्निंग, 100%। ये तो बिल्कुल सही है। एंड अभी भी मुझे तो ऐसा लगता है मुझे अभी बहुत आगे जाना है। इंदौर ही नहीं, इंडिया कवर करना है, वर्ल्ड कवर करना है। Absolutely. तो स्कोप हमेशा इम्प्रूव तो करना ही है। तो कहीं ना कहीं जहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी सारी क्लासेस बहुत स्मूथ जा रही हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि यार यहाँ पे ये चीज काम नहीं आई और मुझे इसमें चेंजेस लाने हैं, तो वहाँ इम्प्रूवमेंट महसूस होता है। एंड
टुडे ऑल्सो रात को आके मैं अपना होमवर्क करती हूँ। ओके, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, मुझे उसके हिसाब से चेंजेस लाने हैं, मैं होमवर्क करती हूँ। कंटिन्यूअस लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूअस लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, अडेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह आपको सेम जगह सेम लोग प्लीज नहीं एक्सप्लेन मिलेंगे। दिस एडेप्टेबिलिटी। सो बेसिकली अभी जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पे एक 9-10 साल का बच्चा भी आता है और एक 40-50 इयर्स के भी आते हैं, मे बी वर्किंग प्रोफेशनल्स, मे बी होम मेकर्स। तो आप उनके हिसाब से कैसे अपने आप को डालते हो और कहाँ कहाँ आप जा रहे हो, वहाँ वहाँ अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर रहे हो, ये बहुत राइट मतलब अहमियत रखता है। आपको हर जगह अपने हिसाब का नहीं मिलेगा, राइट। आपको उनके हिसाब से भी चेंज होना पड़ता है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें पर्टिकुलरली यस, किसी बच्चे की 10 से 15 साल का बच्चा हो Right. या कोई 40 से 50 साल का व्यक्ति हो, राइट, राइट, क्या डिफरेंसेस फील करते हो उन दोनों के बीच में आप खुद को सिखाने में? बिल्कुल। राइट, 10 से 15 ही नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करती हूँ। एब्सोल्युटली, जस्ट इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। श्योरली। तो मैं पहले पढ़ाती थी 9 साल के से लेकर 8-9 साल से 14-15 साल के बच्चों तक। ओके, फिर मेरे पास एक बच्चा आया 4.5 साल का बच्चा। मतलब वो इतना प्यारा छोटा बच्चा कि उसको बीच में बाथरूम ब्रेक्स चाहिए, उसको ब्रेक चाहिए बीच में अपना नोज वाइप करने के लिए। उसकी मम्मा आती है बीच में कि वेट अ सेकंड, आई हैव टू वाइप हिज नोज। तो इतना छोटा बच्चा है। तो पहले मैं जैसे पढ़ाती थी वो टेक्निक मेरी उस पर काम ही नहीं आई। और सर मुझे 1-2 क्लास मैंने उसकी स्किप करी। मैंने बोला मैं 1-2 दिन बाद लूंगी और मैंने तब वर्क करा। ओके, तो उसको कैसे पढ़ाना है ना, इतने छोटे बच्चा है तो उसको आप नॉर्मली अपने तरीके से नहीं पढ़ा सकते। आपको बहुत ही एंटरटेनिंग होना है, आपको पिक्चर्स ज्यादा यूज करनी है, आपको कंटेंट अपना चेंज करना पड़ता है, आपको लैंग्वेज भी चेंज करनी पड़ती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये चेंजेस फिर आपको खुद में लाने पड़ते हैं। फिर आप अपना होमवर्क करो और ऐसी चीजें देखो, आप ऐसी लर्निंग सीखो, बुक्स रेफर करो, ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रेफर करो जहाँ पे आप ऐसे बच्चों को आप पढ़ा सको। फिर जब मैं इंदौर में ऑफलाइन पढ़ाने लगी तो अब मेरे पास वैरायटी आती है, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, होम मेकर्स हैं। तो अब उनके जो डाउट्स आते हैं उससे पता चलता है कि ओके ये चीज भी कवर करनी है। पर आपको चेंज हमेशा करना पड़ता है, आप एक स्ट्रिक्ट रिजिड नहीं रह सकते। सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपको क्या लगता है? चैलेंजिंग पार्ट सबसे ज्यादा आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे अपने जैसे हो ही नहीं सकते और है नहीं। एब्सोल्युटली। उनके पास ना एक सवाल के 2 जवाब हैं। आप उनको कुछ मना करो करने से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काउंटर क्वेश्चन ना करें। ओके, तो आजकल के बच्चे एक तो बहुत स्मार्ट हैं, उनके पास सारे प्लेटफॉर्म हैं, जो प्लेटफॉर्म आपके पास है वो उनके पास ज्यादा है। ओके, तो उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है। अब आजकल के बच्चे कैसे हैं कि सिंसेरिटी थोड़ी सी कम है। राइट। हमको कंपेयर करें हमारी पड़ती थी, जनरेशन से तो हाँ, हमको चटाक पड़ती थी, इनको चटाक नहीं पड़ती है। एब्सोल्युटली। तो ये डायरेक्ट काउंटर क्वेश्चन करते हैं, ना मना भी कर देते हैं। वो सबसे चैलेंजिंग पार्ट लगता है। उस टाइम पे पेशेंस बहुत रखना पड़ता है और ये मेरे लिए सच में चैलेंजिंग पार्ट है। एक क्वेश्चन जो एकदम से स्ट्राइक कर रहा है मुझे, जैसे सिंस यू नो वेरी गुड फ्रेंच, कभी किसी फ्रेंच व्यक्ति से एनकाउंटर हुआ? बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस था? प्लीज शेयर इट। कॉन्फिडेंस डगमगाया था मेरा उस टाइम पे। ओके, हाँ, ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम होगा तो शायद। यस ऑफ कोर्स। सो हुआ यूं था कि आई वेंट टू बाली विद माय हस्बैंड आफ्टर मैरिज। तो वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत होते हैं। तो एयरपोर्ट पे ही एक फ्रेंच फैमिली थी, तो वो जो बात करी थी मुझे समझ में सब आ रहा था। व्हेन आई स्टार्टेड टू हैव अ वर्ड विद देम, टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम, उस टाइम पे उनका एक्सेंट एकदम से नहीं समझ में आ रहा था। वो मेरे लिए चैलेंजिंग पार्ट था। और वेरी फ्लुएंट। और हम इंडियंस हैं, हमारा एक्सेंट हमेशा अलग होगा, अलग होता है। इनफैक्ट हर कंट्री में, किसी भी कंट्री में फ्रेंच सीखते हो तो अपना एक्सेंट लगता ही है, उनके जैसे फ्लुएंट होते नहीं है। वो प्रैक्टिस से अब आ रहा है, यू नो। आई एम स्टिल लर्निंग एंड यू नो अडेप्टिंग टू दैट। यस। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा ओके ये इसमें फ्लुएंसी और ऐसी लानी पड़ेगी, अपनी टंग को कैसे ट्विस्ट करना है। बट यू कुड होल्ड कन्वर्सेशन विद देम? या टू सम एक्सटेंट यस। कुछ चीजें मैंने उनसे बार-बार पूछी। अच्छा, ठीक है, कि क्या था, मैंने उनको रिपीट करने को बोला, बट हो गया। बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऐसे थोड़ा सा डगमगाया था। अभी परफेक्ट नहीं हुए हैं, अभी तो लर्निंग बहुत है। तो फ्लुएंसी वही मैं अपने बच्चों को भी वही बोलती हूँ।
बच्चे बोलने में ऐसे बोलते हैं नहीं मैम लिसनिंग और स्पीकिंग क्यों करना है, आज राइटिंग करते हैं या फिर आप क्वेश्चंस दो। इसलिए करवाती हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पे अटकी हूँ, तो तुम तो अटक ही सकते हो। तो स्पीकिंग और लिसनिंग बहुत जरूरी है। Please, I want you to speak something on French. Okay, so bonjour à tous et merci beaucoup Monsoir d'amour en 8. Wow. क्या मतलब हुआ इसका? So I said hello to everybody and I thank you for having me here, for inviting me here. अब इसमें आप ऐसा भी बोल दो कि प्लीज सब्सक्राइब हिज चैनल। Aussi à tous s'il te plaît sur sa chaîne. मुझे ऐसा लगा इन्होंने बोला कि मुझे फॉलो करिए, राइट? सी कितनी जल्दी सीख गया मैं, राइट? ओके, सो वन थिंग इज स्ट्राइकिंग मी, लाइक हमने ऑफ कोर्स अपने कॉन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में ये बात करी कि इंग्लिश कैसे सीखना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना, राइट? सो मुझे एक चीज आपसे बोलना, जैसे आज लोगों की एज हो जाती है लाइक 50, 60, 70, इस एज के अगर लोग देख रहे हो इस पॉडकास्ट को, तो उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि अब हम इस उम्र में कैसे सीखेंगे इंग्लिश, राइट? अब हम सीख नहीं सकते, या कहीं ना कहीं उनके अंदर से एक्सेप्टेंस कम हो जाती है, राइट? सो आप ऐसी क्या एक्सरसाइज बताएंगे उनको कि हाँ आप इस उम्र में सीख सकते हो, देयर इज नो एज ऑफ लर्निंग, लाइक आई से इन माय ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई भी आ सकता है, 12-13 साल के बच्चे से लेके 70, 80, 90 तक लोग बाग आ सकते हैं। मैंने मैक्स 75, 80 ईयर तक के लोगों को ट्रेन करा है, राइट? देयर इज नो एज लिमिट। डू यू बिलीव द सेम, और वुड यू लाइक टू गिव सम टिप्स? कुछ आप टिप्स देना चाहोगे या कुछ एक्सरसाइज? हाँ यार आप कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा लंबा जाएगा ये एब्सोल्युटली। तो भले कोई से भी एज ग्रुप हो, 70, 80, इट डजंट मैटर, भले 4-5 साल का बच्चा, सबके लिए लैंग्वेज कोई बैरियर होनी नहीं चाहिए, और सीखने की कोई उम्र नहीं है। तो बस इंग्लिश सीखना है या कोई भी लैंग्वेज सीखना है, कोई सी भी उम्र हो, 5-6 चीजें मैं बोलना चाहूंगी। सबसे पहले प्लीज बोलना चालू करें। हम बोलते ही नहीं है इसलिए लैंग्वेज आती नहीं है। लैंग्वेज नोटबुक से नहीं आती है, टीचर के सुनने से नहीं आती है, बोलने से आती है। ढेर सारा बोलें, आपके पास आसपास लोग नहीं, कोई बात नहीं, खुद से वो बात करना चालू कर दें, अपने सोफे, अपने ग्लास, अपने कपड़ों से, अपने आप से बात करना चालू करें। दूसरा, जो पढ़ें उसको रिवाइज जरूर करें। रिविजन नहीं होता घर पे आके, प्रैक्टिस नहीं होती तो इन इफेक्ट नहीं आता, वो बोलने में नहीं आता। इंग्लिश को अपना पार्ट कैसे बनाएं? हम जो जो चीजें हिंदी में देखते हैं वो सब इंग्लिश में देखना चालू करें। मैं एक चीज में ऐड करना चाहूंगा, सॉरी। जैसे मुझे मेरे गुरु ने कहा था, उनका नाम विनीत है, विनीत शुक्ला, विनीत शुक्ला नाम है उनका, फिर से बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आपको अंग्रेजी सीखना है, राइट, सबसे पहले हिंदी सीखो। जब तक आप माँ का सम्मान नहीं करोगे, मासी का कैसे करोगे? तो पहले हिंदी भी आपकी अच्छी होना चाहिए, राइट? हिंदी में भी अच्छी कमांड होना चाहिए। ये मैं उनके लिए नहीं बोल रहा जिन्हें अच्छी आती है, और प्लस इंग्लिश के बिना तो कोई भी इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ये सोफा है, ये फोन है, ये ग्लास है, हम बोलते हैं, राइट, सबका पार्ट है। तो थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस सिखाए, कि जितनी भी टूटी फूटी आपको आती है, जस्ट बोलना सीखिए, बोलना चालू करिए, राइट? So now you can continue, please. Of course. So बोलना चालू करें, बोलें, एक गलती ना करें। पर बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी बच्चे क्या, कोई भी इंसान पूरा ना हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू फ्रेंच पूरा ट्रांसलेट करेंगे, ये नहीं करना है। ट्रांसलेशन छोड़ो, सीधा बोलना चालू करो। जो बोलना है, जो सीखा है वो बोलना चालू करें। एक एक वर्ड से जब ट्रांसलेट करेंगे, सारी लैंग्वेजेस सेम थोड़े ना होती हैं, राइट? एकदम से सेंटेंस सेम थोड़े ना बनेगा। तो ट्रांसलेट करना छोड़े, बोलना चालू करें, जितना बोल सकते उतना बोलें, सुबह शाम बोलें। आप कहीं स्कूटर से, कार से जा रहे हैं, खुद से बातें करें, कोई बात नहीं, बातें करें, इमेजिनरी इंसान से बातें करना चालू कर दें। तीसरा, चौथा, पता नहीं नंबर मैं काउंट भूल गई, बट जो जो चीजें हिंदी में करते थे, जैसे मूवीज, टीवी सीरीज, न्यूज़पेपर, ये सब अब अपनी लैंग्वेज जो सीख रहे हैं उसमें करें, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच। जैसे मेरी जो टीचर हैं अनुषी जैन, उन्होंने अपना फोन का जो सेटिंग्स है, जो भी लिखा आता है पूरा फ्रेंच में चेंज कर दिया। मतलब जो अपन को इंग्लिश में सेटिंग्स दिखती हैं वो फ्रेंच में जैसे कुछ लोग हिंदी में भी कर देते हैं उसको। यस, तो ऐसी चीजें अपनाएं, क्योंकि वो आप फोन पे आप कितना टाइम, सबसे ज्यादा हम लोग टाइम फोन पे स्पेंड करते हैं, वो करें। यूट्यूब यूज करते हैं, देखते हैं, ऐसी चीजें देखना चालू करें। जैसे टीवी सीरीज जो आप नॉर्मली अपनी नेटिव लैंग्वेज में देखते हैं, वो अब अपनी लर्निंग लैंग्वेज में चालू कर दें। इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में देखें, फ्रेंच सीख रहे हैं तो फ्रेंच में देखें। और पहले लगेगा, बच्चे बोलते हैं मैम समझ में ही नहीं आता,
कोई बात नहीं, अपने आप को बिठाओ जबरदस्ती और देखो, बाकी चीजें भी तो देखते हो ना पॉपकॉर्न के साथ, ये राइट भी राइट देखें। राइट तो जबरदस्ती अपने आप को बिठा के देखो, पहले सबटाइटल्स यूज करो, बाद धीरे धीरे थोड़े एपिसोड्स के बाद या थोड़ी मूवीज के बाद सबटाइटल्स भी हटा दो। राइट और क्योंकि क्या होता है कि हर किसी को वो माहौल नहीं मिलता है कि आपके पेरेंट्स इंग्लिश में बात कर रहे हैं या फ्रेंच में बात कर रहे हैं, किसी और राइट लैंग्वेज में बात राइट कर रहे हैं, राइट तो वो हमको आएगा कैसे कि कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश क्या होती है, मतलब आपस से बात कर रहे हैं वेरी तो उसमें कंफर्टेबल कैसे टॉक, यस क्योंकि हम सीख रहे हैं तो एक प्रेशर रहता है कि सीखना है, हाँ बट अगर हम किसी एग्जैक्टली को कंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन करते देखेंगे तो इट इंस्पायर्स अस टू एग्जैक्टली लर्न, किसी राइट? से भी बात करनी है तो करे कैसे बात, तो वो आपको ये टीवी सीरीज सिटकॉम्स ये सब सिखाते हैं, तो उस लैंग्वेज में देखें। न्यूज़पेपर बहुत पढ़ना चालू करें, Right. करें टाइम्स ऑफ इंडिया से, धीरे धीरे लेवल बढ़ते हुए द हिंदू पे आ जाए, इकोनॉमिक टाइम्स पे आ जाए, क्योंकि न्यू वोकैबुलरी मिलेगी, हर चीज कुछ नया है, हर दिन कुछ नया है। राइट कितनी राइट सारे टॉपिक्स हैं आपके पास, अपना इंटरेस्ट का टॉपिक लो, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज लो, राइट अंडरलाइन करो, जो वर्ड्स नहीं आए कहीं पे नोट डाउन करो, उसी समय सीखो कि ये वर्ड्स क्या हैं, ये फ्रेजेस क्या हैं, राइट और स्टार्ट टॉकिंग, और किसी से भी शर्माए ना। होता क्या है जब इंग्लिश सीखते हैं तब हम ये सोचते हैं नहीं नहीं अभी हम सीख रहे हैं, 1 साल बाद बोलना चालू Right. करूंगी और इनसे। जजमेंट से भी डरे नहीं किसी के, ये जजमेंट फियर तो हटा ही दें, फियर ऑफ जजमेंट तो कहीं काम ही नहीं आएगा। राइट? तो कोई भी हो जो बहुत अच्छा इंग्लिश भी बोलता हो, उनके सामने भी उसके उनके साथ बोले, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हंसेगा या फिर करेक्ट करेगा वो या इंसान। या अगर वो इंसान करेक्ट कर रहा है तो बहुत बढ़िया, आपको तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, फ्री में कोचिंग मिल गई है। बस जो मेरे ख्याल Correct. से बोल रहे हैं समझ के जरूर बोले, राइट? नहीं, of वरना course. फिर वो कौन सा वर्ड कहाँ वो और एक, क्या होता है कि कई बार हम बोलना चालू करते हैं, बोल भी रहे हैं ना तो बोलते बोलते ही सर आ जाती है, राइट? तो अगर बोल भी रहे हैं ना तो बस बोलना चालू करें। कई बार Right. समझने के चक्कर में इंसान बोलता नहीं सो है, आपने क्योंकि बहुत जुबान अच्छे पे से नहीं आती। ये ब्रेक डाउन कर दिया कि बच्चे तो सीख ही सकते हैं, यंग लोग भी सीख कोई भी सकते हैं, सीख सकता बट किसी भी एज में सीख सकते हैं, सो है। वी कैन बी कंफर्टेबल इन एनी एज, राइट? अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी डिमोटिवेशन फील होता है। सिंस आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनर, मैं क्लाइंट्स को वेट लॉस करवाने में हेल्प करता हूँ, उनको डाइट भी देता हूँ, तो कई बार बहुत डिमोटिवेट होते हैं, राइट? मैं उन्हें मोटिवेट करता हूँ, ये मेरा पार्ट हो गया, राइट? अगर कोई इंग्लिश सीख रहा हो, फ्रेंच सीख रहा हो या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे वर्क कर रहा हो, तो वो कैसे थ्रू आउट मोटिवेटेड रहे? तो वो आई मीन मैं चाहता हूँ कि आप उसको अच्छे से ब्रेक डाउन करो। ये बहुत ही बेसिक और जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसे मैं प्रॉब्लम बोलती हूँ कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। मोटिवेशन कहाँ हटता है, जब कंसिस्टेंसी हटती है, यानी एक दिन नहीं आया, एक दिन कुछ छूट गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक होता है, जहाँ गैप आता है वहां फिर 2-3 दिन कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता, और कई एब्सोल्युटली। बार तो वो पूरा ही ब्रेक आ जाता है। सर इस चीज में तो आपसे सीखना चाहिए, जैसे थैंक यू। आप जब मेरे हस्बैंड को ट्रेन कर रहे थे, कहीं पे भी ब्रेक आता था, यू यूज्ड टू बग हिम अगेन एंड अगेन, आप एब्सोल्युटली, बार बार उनको एक चेक रख रहे थे, करा कि नहीं करा, आए क्यों नहीं वैसा, राइट, या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, चेक रखें। यहाँ हम एज अ ट्रेनर हमारा भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर एक बार गैप आया तो हमको ये समझना है कि क्यों गैप आया। ओके, हो सकता है वो इंसान कंफर्टेबल नहीं हो, कुछ उसके साथ ऐसा हुआ लाइफ में जो वो इधर फोकस नहीं दे पा रहा है, तो हमको भी ऐसा, जैसे आप क्रिएट करते हैं, आप फिर कहीं, मैंने ये तक सुना है कि आप कईयों को घर तक लेने गए हैं, वो आए नहीं है, तो राइट, तो वो वैसा हमको माहौल क्रिएट करना है। यानी अगर कोई बच्चा आया और बहुत दिनों बाद आया, तो उसको फिर वो माहौल देना है कि ये बहुत ही कंफर्टेबल और सेफ जोन है आपके लिए, आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो, उस टाइम पे आप थोड़ा सा पढ़ाई असाइड रख के आप उसके कॉन्फिडेंस पे काम करें। और एज ए स्टूडेंट या एज अ जो सेल्फ लर्नर है, एग्जैक्टली जो लर्न कर रहे हैं लैंग्वेज, हमको बस ये ध्यान रखना है, हमको ना गैप नहीं आने देना है। ओके, कुछ भी हो जाए, 1 दिन नहीं आ पाए, 2 दिन नहीं आ पाए उस क्लास में या उस ट्रेनिंग में या उस लर्निंग में, आप फिर से अपने आप को ना पुश करो कि तीसरे चौथे दिन आओ, ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपको ही ये एक सेल्फ डिसिप्लिन का मामला है। अगर आप अपने आप को पुश करते हो तभी आप ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हो। रेगुलरिटी किसी भी कुछ भी सीखें, राइट, बॉडी ट्रेनिंग हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो या Absolutely, लैंग्वेज हो, absolutely. ये रेगुलरिटी बहुत काम की चीज है। ओके, क्या होता है जब हम ये चीज कहीं से छूटते हैं, जैसे आपके उसमें होता होगा, अगर लोग ट्रेनिंग पे नहीं आते तो खाना भी चालू कर देते होंगे, गलत अच्छा खाना चालू कर देते हैं, राइट, हैंड इन हैंड, इट गोज हैंड इन हैंड, एग्जैक्टली। तो वैसे इधर भी होता है, लैंग्वेज में अगर कहीं बार
अगर वो बच्चे नहीं आ रहे हैं या कहीं छूटा गैप, तो वो इस जो चीजें, सारी चीजें जो हम ये लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए काम कर रहे थे, जो हमारे रूटीन में था, वो सब रूटीन छूटता जाता है। तो अगर कोई एक चीज छूटे, हमको बाकी सारी चीजें करके रखनी है। जैसे अगर आप कुछ सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, करते जाएं। क्लास छूटे कोई बात नहीं, अगले दिन फिर आओ। क्लास चल रही है, सेल्फ प्रैक्टिस छूट रही है, तो कहीं ना कोई बात नहीं, क्लास कंटिन्यू रखो। कुछ भी हो कंटिन्यू रखें, ब्रेकेज नहीं आना, वो गैप नहीं आना चाहिए, ब्रेक नहीं आना चाहिए। राइट। सो वो ब्रेक ना आए, उसके लिए क्या मोटिवेशन होना चाहिए? ब्रेक ना आए उसके लिए क्या मोटिवेशन होना चाहिए? अपने पास ना एक रोल मॉडल दिमाग में फिट करके रखो और एक टारगेट सेट करके रखो। Absolutely. इस टाइम तक ना मैं कहीं पे भी जाऊं तो मेरा ऑरा, या मैं जब मुंह खोलूं, Absolutely. तो जैसी मेरी ड्रेस है वैसी मेरी जुबान भी होनी चाहिए। हम अच्छे से तो ड्रेस करके जाते हैं, बट लैंग्वेज कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है, वो एक या तो वॉलपेपर सेट कर लो अपने रोल मॉडल का, थ्रू आउट आपको इंस्पायर करे। यस, कहीं ना कहीं अपने, अगर कई बार होता है कई लोग इतने मोटिवेटेड नहीं होते, उनको जरूरत पड़ती है एक्सटर्नल चीजें की, तो अपने रूम में कहीं ना कहीं ऐसे रोल मॉडल के ऐसी कोई पोस्टर लगा के रख लें कि ऐसा बनना है, कोई टारगेट फिक्स कर लो। कहीं पे फीस भरी है तो 1 साल की मत भरो, या तो फिर थोड़ा शॉर्ट पीरियड करो कि इस टाइम तक करना है, तो 1 साल फिर वो चला जाता है। पर बॉडी ट्रेनिंग में तो जरूरी 1 साल, आई एग्री, बट लैंग्वेज में आप शॉर्ट टारगेट्स ले। कई बार हम बहुत बड़े टारगेट्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं बीच में खो जाते हैं। Absolutely. तो एक बड़ा टारगेट है, उसको 3-3 महीने 4-4 महीने में ब्रेक कर लो, या मैं तो कहूँ 1 वीक में भी कर लो। 1 वीक में ना मुझे ये चीज अच्छे से प्रॉपरली बोलना आना चाहिए, वैसा कर लो। नाइस। सबसे ज्यादा तो खुद को पुश करना है, दैट्स इट। राइट। अरुंधति, मुझे पूछना था आपसे क्वेश्चन और, कि जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, सो आप इसके अलावा और भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी आप देते हैं? बिल्कुल। सो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी होती हैं, जिसका मतलब ये है कि कई बार आप काम में तो अपने बहुत अच्छे हैं, पर जब क्लाइंट से बात करनी हो तब झिझक आती है, या फिर आप अच्छे से बात नहीं कर पाते। नाउ इन आईटी इंडस्ट्री व्हाट हैपेंस, आपके ज्यादातर क्लाइंट्स जो है अब्रॉड है, फॉरेन क्लाइंट्स हैं, तो मोड ऑफ लैंग्वेज क्या होगा? इंग्लिश। तो इंग्लिश उस टाइम पे झिझक आती है, कैसे क्या बात करें, नेगोशिएशन प्रॉपर होनी चाहिए, कैसा क्या काम है, एक्चुअली जो पूरा कॉन्वर्सेशन है वो कैसे स्मूथ होगी जब लैंग्वेज सही होगी। तो मेरी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में जिनके थ्रू जाती हूँ, क्लास के थ्रू, आई एम वन ऑफ देयर कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, उसमें हम ये फोकस करते हैं कि इनके लिए क्या जरूरी है, इनको कैसे क्लाइंट से बात करनी है, और क्या क्या इनको जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से वी गो अबाउट दैट। इसमें से आई वांट टू पुल आउट वन क्वेश्चन, कि जैसे आपने बताया कि सारी चीजें जरूरी होती है, राइट? सो व्हाट एक्सरसाइज डू यू रिकमेंड, राइट, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करे? राइट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, कुछ गिना देती हूँ। हाँ, एब्सोल्युटली। जैसे सबसे पहले तो पब्लिक स्पीकिंग। अगर 3-4 लोग भी बैठे हैं या फिर 50 लोग बैठे हैं, आप उनके सामने कैसे बोल पा रहे हैं, आपकी वॉइस कैसी है, आप उनके सामने प्रॉपर आई कांटेक्ट रख के बोल पा रहे कि नहीं बोल पा रहे, कि एक तरफ ही ऐसे देख के बोल रहे हैं। सो ये सारी पॉइंट्स जो होते हैं, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पॉइंट्स हैं, यानी हम कहीं किसी के सामने कैसे शोकेस कर रहे हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग की आदत होनी चाहिए, यानी किसी के सामने हम जब क्लासेस में एक्टिविटीज कराते हैं तो सबके सामने बोलना, स्पॉन्टेनियसली अगर कोई टॉपिक दे दे एकदम से कि अभी 5 मिनट में बोलना है, तब कैसे बोल सकते हो, उस टाइम पे ये प्रैक्टिस कराते हैं कि कैसे बोलना है। आपको चिट मिली है, कोई टॉपिक बोलना है, उस पर कैसे बोले। Q&A, यानी कोई आपसे सवाल कर रहा है तो आप जवाब कैसे दें, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं। देन ग्रुप डिस्कशंस, अगर 2-3 लोग बैठे हैं और आपको कोई टॉपिक दे दिया, आप उस पर बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे, सामने वाले को, अगर आपका जो पार्टनर है उसने कुछ ऐसा पॉइंट बोल दिया जो आप काउंटर नहीं कर पा रहे या अपना ओपिनियन नहीं रख पा रहे, तो वो कैसे रखें, ये प्रैक्टिस से ही आता है। पब्लिक स्पीकिंग की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, ये सारी एक्टिविटीज पे हम वर्क कर सकते हैं। लोगों के सामने बोलना, रीड करना, कुछ उनसे Q&A करना, और यही। नाइस। इन सब चीजों के लिए कॉन्फिडेंस कहाँ से लाया जाए? यू नो, आपने ये सब चीजें बताई कि ये आप करवाते हो जी। सेम क्वेश्चन, if they cannot approach you, maybe they are not so comfortable to going anywhere, right. खुद से करने का कुछ मोटिवेशन, या लाइक लेट्स नॉट टॉक अबाउट मोटिवेशन, खुद से करने की एक्सरसाइज, सेल्फ एक्सरसाइज, जस्ट लिटिल बिट।
जो ये सारी एक्सरसाइजेस थी, अगर सबके सामने हो तो बेटर है, पर अगर नहीं हो पाए तो प्रैक्टिस कैसे करें? मिरर के सामने। कई लोग, ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, कई लोग अपने आप को शूट करते हैं कैमरा में। आपने कुछ टॉपिक पे बोला, एक प्रेजेंटेशन दिया, तो जो हम एक्टिविटीज क्लास में कराते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन देना है सबके सामने, या रोल प्ले करना है, कुछ स्किट करना है, ये अगर खुद करना पड़े किसी की गैर मौजूदगी में, तो आप कैसे करें? आप शूट करें अपने आप को, और फिर देखिए क्या हमने कैसा बोला, क्या आवाज हुई, कहाँ हम अटके, कहाँ हम नहीं बोल पा रहे हैं, कहाँ हम हमारे कुछ फिलर्स होते हैं, कई वर्ड्स हम बार बार बोल रहे हैं या जो बोल नहीं पा रहे हैं, वो सब हमको वीडियो में दिख जाएगा। मिरर में प्रैक्टिस करें या घर पे कोई अपना, आई थिंक वीडियो इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, क्योंकि अगर हम खुद से कर रहे हैं, ठीक है, वो एक अच्छी एक्सरसाइज है, बट वीडियो में हम लोग एनालाइज कर सकते हैं डीपली कि मैं किस सेकंड में, किस मिनट में कहाँ क्या गलत बोल रहा था। वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कई लोग 15 मिनट या 10 मिनट का प्रेजेंटेशन देके उसको फिर बार बार देखते हैं कि कहाँ गड़बड़ी हुई। ये भी एक पर्सनली एक अच्छी एक्सरसाइज है। वन लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क, बहुत खराब एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका आपके स्टूडेंट्स में। आई वांट टू स्टार्ट विद गुड एक्सपीरियंस। ओके, सो गुड एक्सपीरियंस मुझे इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में मिले हैं। बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। वन जो which is literally I mean frame in your mind, यार ये तो unforgettable है। ओके, सो एक स्टूडेंट है जो मेरे साथ 4 साल से जुड़ी हुई है, और 4 साल से मैं उसको फ्रेंच पढ़ा रही हूँ। वो स्टूडेंट उसने एक फ्रेंच ओलंपियाड के लिए रजिस्टर करा था, और जब उसकी बुकलेट आई तब वो घबरा गई, मैं इतना कैसे पढ़ूंगी, कैसे होगा, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। उसके पापा का फोन आया कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, इसके हर साल इसके जो मार्क्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, ये इस एग्जाम से क्यों घबरा रही है, जो एग्जाम का कोई करिकुलम से इतना लेना देना नहीं, इट्स लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम, आपके मार्क्स ऐसे नहीं जोड़ेगा। जब मैंने उसको समझाया, वो इतने अच्छे से समझी, उसने फिर वो पढ़ाई करी, और ओलंपियाड में उसके वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आए, और उसी साल की एग्जाम में शी एक्चुअली गॉट द टॉप मार्क्स इन हर एग्जाम, और सबसे ज्यादा मार्क्स उसके फ्रेंच में थे। फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स का फोन आया कि मैम इसके सबसे ज्यादा फ्रेंच में मार्क्स आए, जो कि 3 साल पहले सबसे कम होते थे। तो जब आप अपनी ऐसी तारीफ सुनते हो कि आपकी वजह से किसी का कहीं इंप्रूवमेंट हुआ, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं 2 दिन तक ऐसी क्लाउड नाइन पे थी। यस तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो पेरेंट्स जब तारीफ करते हैं कि इसके मार्क्स अब टॉप आने लगे, और वाकई जब आप रिजल्ट देखो, उनका मार्कशीट देखो, और सबसे ज्यादा अगर फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका क्या होता है कि जो मैथ या साइंस या सोशल में जो कम आते हैं मार्क्स, वो भी कवर हो जाते हैं, और आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ जाता है। तो वो तो एक अचीवमेंट है ही। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नाइस, ऑसम। नाउ द अदर वन। बैड एक्सपीरियंस इतने ज्यादा नहीं रहे फ्रैंकली, बट आजकल क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ये जनरेशन क्या ही, वो जनरेशन गैप भी होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे बिहेव करते हैं जब आपको बहुत गुस्सा आता है। और कई बार आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार आपने गुस्से में चिल्ला दिया, उसके बाद आपको रियलाइज होता है ये क्या करा, पूरी क्लास की तो गलती नहीं थी, सिर्फ उस बच्चे की वजह से, या कुछ 2-3 ग्रुप्स की वजह से, या और बच्चों की भी गलती नहीं है, बट वो जनरेशन ही वैसी है। तो कई बार वो बैलेंस जब नहीं बैठ पाता, और तब ऐसे बिहेवियर्स आ जाते हैं, जब आपको गुस्सा आ जाता है और आप नहीं कंट्रोल कर पाते, तो वो उसके बाद मुझे बहुत खराब लगता है। वो मेरा बैड एक्सपीरियंस है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, समझिए। ऑलराइट, सो लास्ट पार्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशन, Q&A। सर, Q&A से पहले मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे बैड एक्सपीरियंसेस मेरे साथ होते हैं, कहीं ऐसा होता है एक का ऐसा बच्चा आ जाता है जब आपको बहुत चैलेंज करता है, आपका पेशेंस बार बार टेस्ट करता है। राइट। सर, आप कैसे हैंडल करते हैं? मतलब आपको तो और पर्सनल ट्रेनिंग है, मतलब एक ही के साथ है। जब खून खोलता है कभी, या गुस्सा आता है, सर हाउ डू यू मैनेज? एक्चुअली क्या है कि आई पर्सनली बिलीव कि खराब एक्सपीरियंसेस सबके साथ होते हैं, एंड बुरे एक्सपीरियंस सबसे बेहतरीन टीचर होते हैं आपकी लाइफ के, राइट, जो आपको सिखाते हैं।
और अच्छे लोगों की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है उसके बाद में। हुए हैं मेरे साथ काफी खराब एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मतलब डिस्पाइट ऑफ शोइंग मतलब इन्फिनिटी टाइप ऑफ डेडिकेशन, मतलब एंडलेस डेडिकेशन दिखाने के बाद में भी क्वेश्चन हुआ है कि ये ऐसा नहीं हुआ है, वो वैसा नहीं हुआ है, यहाँ आपने ध्यान नहीं रखा, वहां नहीं रखा। अल्टीमेटली वी आर अ ह्यूमन बीइंग, राइट? हर चीज की एक लिमिट होती है। फोन की बैटरी भी एक टाइम का डेड होती है ना, चार्ज करना ही पड़ता है। सो हुए हैं बुरे एक्सपीरियंसेस, बहुत अच्छे भी हुए हैं। सो हैंडल करने का मेरा जो उसका वे है या हैक है, जस्ट आई कीप पेशेंस, बहुत एंड तक पेशेंस रखता हूँ। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको मैंने बोला होगा कि नहीं आई कैन नॉट ट्रेन यू, मैंने एंड तक मेरा लाइक गिव अप नहीं करा है। फिर एंड पॉइंट पे अगर ऐसा हुआ कि हाँ यार हमने सोचा कि नो वी विल नॉट कंटिन्यू ईच अदर, बट आई नेवर हैव एनी काइंड ऑफ अ रिग्रेट कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, राइट? मेरा काम है ट्रेनिंग देना, मेरा काम है मोटिवेट करना, मेरा काम है पुश करना, क्योंकि ऑफकोर्स एक फिटनेस कोच का, टीचर का, ट्रेनर का, या लाइक माय पोजीशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनर, उसका काम है लोगों को मेजरली पुश करना, राइट? अगर क्लाइंट खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होता तो हमें हायर ही क्यों करता, राइट? सो पुश करता हूँ। सो मैं इस लेवल तक वर्क करता हूँ, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, मेरी जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, मैं अपना पूरा एंड नंबर ऑफ लाइक बहुत ही हद तक डेडिकेशन दिखाता हूँ। फिर उसके बाद इफ ही और शी इज नॉट सेटिस्फाइड देन आई कैन नॉट डू एनीथिंग, दैट्स ओके, देन यू योर वे और मैं अपने रास्ते में, दैट्स द गेम। Q&A, right? First question, favorite language to teach? Both of them, English, French, दोनों. If I talk about only one. Sometimes French. Okay. Best way to practice speaking a new language? Just talk and talk. Right. Whenever okay. you can talk. Okay. Most rewarding aspect of teaching? Student satisfaction, उनका result दिखना, and yes. Okay. Favorite language learning app? I like Duolingo. Duolingo बहुत अच्छी है, आपको सारी लैंग्वेजेस मिल जाती हैं, एंड ऑल्सो ऐप तो नहीं बट यूट्यूब है, उसमें आपके पास बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, स्टार्ट लिसनिंग टू देम। उनमें से एक ही है जो बेस्ट होगा अभी तक का। Yes, of course. स्टार्ट इससे करें। Absolutely. One piece of advice for language learners? Be consistent, हमेशा रेगुलर रहें, अपने गुरु का सम्मान करें और अपने पेरेंट्स के पैसों का ध्यान रखें, और जब पैसों का ध्यान रखते हैं, फीस भरते हैं, तो हम भी रेगुलर होते हैं। तो वो सर पे एक डंडा हमेशा रहना चाहिए कि हाँ मैंने भरा है तो मुझे जाना है, और रेगुलर रहें, और हमेशा एक बेटरमेंट की मतलब एक सीढ़ी चढ़ते रहें। राइट। यस। ओके, बिगेस्ट चैलेंज इन लैंग्वेज टीचिंग? डिफरेंट कल्चर Okay. एंड द बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम। Okay. अगर कोई शुरू से हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो चैलेंज रहता डिफिकल्ट है, होता है, ईज को ईज डिफिकल्ट बोलते रहता हैं, जूम को जूम बोलते हैं, इस टाइप का, राइट? हाँ, उनके लिए वहां तक आना भी एक बहुत मुश्किल काम है। तो Okay. बैकग्राउंड या कल्चर थोड़ा सा कई बार चैलेंज बन जाता है मेरे लिए। Okay. Yes. Top tip for staying motivated? One word, 1 or 2 words, that's it. इम्प्रूवमेंट, स्ट्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट। Okay. हिंदी में इसे कैसे बोलेंगे? हिंदी में हमेशा आगे बढ़ते रहें, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और पंजाबी में? पुत्तर आगे बढ़ते चलो। Okay. Last, best way to practice pronunciation? मुझे पता नहीं यहाँ पे कितने लोगों को पता होगा, बट ऋतिक रोशन आज तक प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उनको बचपन में ये प्रॉब्लम थी हकलाने की या प्रॉब्लम स्टैमरिंग की। तो उच्चारण, सही उच्चारण का सही एक तो कोच पकड़े जो आपको ये उच्चारण सिखाए, Absolutely. कोई ऐप देखें या कहीं ऑनलाइन ढूंढें, और उसके साथ रोज हमको मिनिमम 15 to 20 मिनट्स तो देना है। मैक्सिमम तो मैं बात कर ही नहीं रही, वो तो फिर आपकी श्रद्धा भक्ति। मिनिमम तो 15-20 मिनट्स बस बोलें, जोर जोर से बोलें, बोलने से नहीं डरें, हर जगह बोलना है। सारे रिसोर्सेस फेल हो जाए तो कांटेक्ट अरुंधति। राइट। ओके, सो वी आर डन विद आवर कॉन्वर्सेशन अरुंधति। बहुत ज्यादा मजा आया और मैंने भी बहुत ज्यादा सीखा है। आई होप जो हमारे लिसनर होंगे उनको भी बहुत मजा आएगा सुनने में। थैंक यू सो मच, आई रियली एंजॉयड इट, आई होप यू फेल्ट द सेम। ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और मुझे भी बहुत मजा आया।
बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. Please subscribe this channel and do not forget to hit the bell icon